भारत में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। उसे गौ माता कहते हैं। उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास है और कई तरह के कर्मकांड और पूजा अर्चना में भी गौमूत्र और गोबर का प्रयोग सामान्य बात है। गायों को मारना या बीफ खाना हिंदू कम्युनिटी में बहुत ही गलत माना जाता है। अधिकतर लोग तो बीफ खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, भले ही वो दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज की तारीख में भारत में इन जानवरों की स्थिति बहुत ही खराब है। उनके साथ वो सब कुछ हो रहा है जिसे सुनकर ही पशुओं और गायों से प्रेम करने वालों के होश उड़ जाएंगे। और सच्चाई तो यह है कि गाय भैंसों की इस दर्दनाक स्थिति में और उनके मारे जाने में हम सबका हाथ है। हम में से अधिकतर लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि बीफ और गौहत्या के पीछे का असली कारण क्या है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है इन जानवरों के साथ और उसे रोकने के लिए आप और मैं क्या कर सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि सिचुएशन आखिर कितनी खराब है। भारत सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाले देशों में गिना जाता है। हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं दूसरे देशों को बीफ बेचने में। यानी भले ही हम अपने देश में बीफ ना खाएं, लेकिन हम जानवरों को काटकर दूसरे देशों को तो भेज ही रहे हैं। पूरी दुनिया में हर साल 3.25 करोड़ भैंसें मारी जाती हैं लगभग। इसकी 40% से भी ज़्यादा यानी लगभग 1 करोड़ 16 लाख भैंसें केवल भारत में मारी जाती हैं। सरकार की एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में कहे तो एपीडा, सभी फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को लाइसेंस देती है और यही एक रेड मीट मैनुअल भी पब्लिश करती है जिसमें जानवरों के एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी सारी जानकारी और नियम कायदे वगैरह होते हैं। इस किताब में आपको शुरू में ही मिल जाएगा कि भारत भैंस का मांस एक्सपोर्ट करने में बहुत आगे, इनफैक्ट सबसे आगे है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से भी जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि हम गाय का मांस यानी बीफ नहीं भेजते, लेकिन भैंस का मांस यानी कारा बीफ एक्सपोर्ट करने देते हैं। The bull, calf or the cow we do not export. But however, in the West, there is an expression called kara beef, which is used for buffaloes. The buffaloes are permitted, we can export buffaloes. अब तक हमने भैंसों की बात करी, इसका मतलब ये नहीं कि भारत में गायों को नहीं मारा जाता। गायों की स्थिति अगर हम समझें तो कई राज्यों में गौहत्या पर पूरा बैन है। पूरा बैन मतलब ना ही वहाँ गाय मारी जा सकती है ना ही उसके बछड़े। उसके बाद कई राज्य जिसमें काउ स्लॉटर तो बैन है, लेकिन बुल और बुलक्स एक सर्टिफिकेट के साथ मारे जा सकते हैं। उसके बाद फिर 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर काउस, बुल्स और बुलक्स तीनों को ही एक सर्टिफिकेट के साथ मारा जा सकता है। और फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट और केरला, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर काउ स्लॉटर पर कोई बैन नहीं है। अब अक्सर होता यह है कि जिन राज्यों में काउ स्लॉटर बैन है वहाँ से जानवरों को गाड़ियों में भर के दूसरे राज्यों तक पहुँचाया जाता है जहाँ उन्हें कानूनी रूप से मारा जा सके। आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती हैं और खबरें ये भी आती हैं कि भैंस का मांस बोलकर गाय का मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है और भारत से बांग्लादेश में गायों की स्मगलिंग की जा रही है। यानी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस देश में बहुत बड़ी संख्या में गाय और भैंसें दोनों मारी जाती हैं और जब तक भैंसें मरती रहेंगी तब तक गाय भी मरती रहेंगी, क्योंकि पूरा भारत ही गायों को पालकर गौशालाओं में नहीं भेजने वाला है। तो इस सब का कारण क्या है? क्यों इतने ज़्यादा जानवर इतनी ज़्यादा संख्या में मारे जा रहे हैं? तो सच्चाई यह है कि भारत में गाय भैंसों की इतनी ज़्यादा हत्या का सबसे बड़ा कारण डेयरी इंडस्ट्री है। दूध उद्योग, यानी आपका और मेरा दूध पीना और दूध के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना। बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है और आपके मन में कई ख्याल आएंगे कि प्राचीन काल से दूध हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, ऋषियों के पास गायें होती थी और ऐसा कैसे बोल सकते हैं। पर आप एक खुले दिमाग के साथ सुनिए और यकीन मानिए पूरा वीडियो देखने के बाद बात एकदम साफ हो जाएगी। तो देखते हैं कि बीफ के पीछे दूध का हाथ कैसे है। कहानी शुरू होती है बछड़े के पैदा होने के साथ। गाय भैंसों का दूध निकाला जाता है और उनसे मुनाफा कमाया जाता है। अब डेयरी इंडस्ट्री के लिए दूध देने वाली गाय और भैंसें तो काम की है, लेकिन जो नर बछड़े हैं, गाय के हों चाहे भैंस के हों, और जो बूढ़ी गाय और भैंसें, वो डेयरी इंडस्ट्री के किसी काम की नहीं है। जानवर दूध तभी देता है जब उसे बच्चा होता है। तो यहाँ जो मादा बछड़े पैदा होते हैं, फीमेल, उन्हें तो दूध के लिए रख लिया जाता है, लेकिन जो नर बछड़े पैदा होते हैं उनकी डेयरी इंडस्ट्री को कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, एक गाय एक उम्र तक ही बच्चे पैदा कर सकती है। तो जब उसकी उम्र हो जाती है और वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती या वो कम दूध देने लगती है और किसान पर बोझ बनने लगती है, तो भी वो गाय या भैंस किसी काम की नहीं रह गई। लेकिन किसान इन जानवरों से भी पैसे कमा सकता है, इन्हें बेचकर। ये गाय भैंसे और इनके बछड़े जाते हैं कत्ल खानों में, जहाँ ना सिर्फ इन्हें मांस के लिए बेचा जाता है बल्कि उनकी स्किन से चमड़ा या लेदर भी बनाया जाता है। उसके बाद फिर ये बीफ विदेशों में एक्सपोर्ट होता है और भी ज़्यादा दामों पर वहाँ बेचा जाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है और मार्केट में जो बीफ बिक रहा है वो आता दूध उद्योग से ही है। उसकी जड़ डेयरी इंडस्ट्री ही है। अगर कोई भी आपको इस प्रोसेस से हटकर कुछ भी बताता है तो वो झूठ बोल रहा है। आज की तारीख में यही हो रहा है। बीफ इंडस्ट्री के पीछे डेयरी इंडस्ट्री का हाथ है। इसके प्रूफ के लिए हम सरकार की उसी रेड मीट मैनुअल का सहारा लेते हैं। इसमें पहला चैप्टर है लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज का और वहीं आपको साफ शब्दों में मिल जाएगा कि जब जानवर दूध देने की उम्र के नहीं रहते
तो उन्हें मांस के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, साथ ही साथ नए पैदा होने वाले नर बछड़ों को भी। 2018 तक हमने दूध का उत्पादन 9 गुना बढ़ा दिया है। पहले हम लोग 2 करोड़ टन दूध पैदा करते थे और आज हम 18 करोड़ टन दूध पैदा कर रहे हैं। और इसी के साथ 1960 से लेकर 2018 तक में हमने बीफ का कारोबार भी 2.5 गुना बढ़ा दिया है। मतलब ये दोनों चीज़ें साथ ही चल रही हैं। कुछ ही समय पहले मैंने भारत की मिनिस्ट्री की एक ट्वीट देखी। इसमें बड़ी खुशी से बताया जा रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हम सफल रहे हैं जिसमें कि 90% चांसेस है फीमेल काफ होने के, यानी मादा बछड़ा होने के। क्या इससे ये बात बिल्कुल साफ नहीं हो जाती कि नर बछड़े तो हमें चाहिए ही नहीं और वो डेयरी इंडस्ट्री पे सिर्फ एक बोझ है? ये सब सुनकर तुरंत आपको लगेगा कि समस्या दूध में नहीं है, समस्या तो हत्या में है। और आपके दिमाग में इस प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशंस भी आ गए होंगे। सबसे पहले आपको लगेगा कि जानवरों को अपने साथ ही रखना चाहिए किसानों को, भले ही वो बूढ़े हो जाएं उसके बाद भी। तो मान लीजिए किसान के पास में एक जानवर है, अब उसको खिलाने का 2000 रुपये महीने का खर्चा लगभग आता है। फिर उसका बछड़ा पैदा होता है जिसको खिलाने का 1000 रुपये महीने का खर्चा आता है। और इस गाय का दूध बेच करके उसकी कमाई हो रही है 20,000 रुपये महीना। 3,000 रुपये उसका खर्चा है, यानी वो 17,000 रुपये महीना कमा रहा है। अब लगभग साल भर बाद एक और बछड़ा पैदा होता है तो उसकी इनकम तो उतनी ही रह जाएगी, लेकिन अब जो एक और बछड़ा पैदा हो गया है उसका 1000 रुपये महीने का खर्चा बढ़ जाएगा। और जो दूसरा बछड़ा है उसका भी 1000 से 1500 हो जाएगा क्योंकि वो भी बड़ा हो रहा है। तो ऐसे करके उसकी इनकम तो वही रहेगी, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ गए और नेट प्रॉफिट कम हो गया। ऐसी सिचुएशन में किसान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो जो बछड़ा पैदा हुआ उसको खुला छोड़ दे या उसे पैसों के लिए बेच दे। जाहिर सी बात है किसान बेचना ही चुनते हैं, खासकर भैंस के बछड़े को। दूसरा सोल्यूशन आप कहेंगे कि सरकार को बीफ का एक्सपोर्ट ही बैन कर देना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन अभी की सिचुएशन तो ऐसी है कि गाय भैंसों को मारने वाले लोग तो सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं। अगर बीफ एक्सपोर्ट बिल्कुल ही बैन हो गया, यानी गाय भैंसें मरना बंद ही हो गई, तो ये सारे जानवर जाएंगे कहाँ? इस पर आप कहेंगे सरकार नई गौशालाएं खोले ताकि जानवरों को पनाह मिल सके या ऐसा कुछ। तो आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। क्या आपको इनमें कहीं भी भैंस दिखाई दी? नहीं, सिर्फ गाय थी। याद कीजिए आखिरी बार आपने आवारा भैंस को गली में कब देखा था? शायद कभी नहीं। इससे पता चलता है कि भैंसों के कटने पर तो हम सबकी मंजूरी है ही। गायों के लिए तो हम एक बार को बोल भी देते हैं कि गौ हत्या गलत है और इसे रोकना चाहिए, लेकिन भैंसों के साथ तो ये हो ही रहा है। भैंसें तो दूध के लिए काटी ही जा रही है। इसका सोल्यूशन आप ये कह सकते हैं कि भैंसों को भी ले लिया जाए गायों के साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा हमने देखा 1 करोड़ से भी ज़्यादा भैंसें हर साल मारी जाती हैं, तो सरकार से ये उम्मीद कर ही नहीं जा सकती कि वो ना सिर्फ बीफ से होने वाले प्रॉफिट को छोड़ दे, बल्कि इस साल 1 करोड़, अगले साल 2 करोड़ और उसके बाद 3 करोड़ भैंसों को पनाह दे। आखिरी में हो सकता है आप कहें कि भैंसों को रहने दो, गायों को बचा लो, क्योंकि माता तो गाय होती है ना। तो ये बहुत ही अजीब बात होगी कि 2 जानवर एक ही तबेले में सालों तक रहते हैं, एक जैसा व्यवहार उनके साथ होता है, और जब टाइम आता है तो आप कहते हैं कि गायों को छोड़ दो और भैंसों को कटने के लिए बेच दो। ऐसा कौन सा बहुत बड़ा अंतर है गाय और भैंस में कि एक का हमारे दूध के लिए मारा जाना सही है और दूसरे का नहीं है? हम इतना सब कुछ करवाने को तैयार है सरकार से, NGOs से, गौशालाओं से, लेकिन जो इस सब की जड़ है दूध, उस पर हम कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। ये बात हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि दूध से कोई नुकसान नहीं है, दूध तो शाकाहारी है, दूध तो नेचुरल है, बाकी सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती है लेकिन दूध तो अपने आप में ठीक ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध को सपोर्ट करते हुए बाकी चीज़ों को मना करने की कोशिश करना कुछ ऐसा है जैसे एक जानवर हो और मैं कहूँ कि इस जानवर को मैं चोट तो देता रहूँगा, लेकिन बाकी के लोग मेडिकल एड तैयार रखें ताकि इसका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। गाय, भैंसें और इनके बछड़े, ये जानवर सीधा कत्ल खानों तक नहीं पहुंच सकते। भारत में बीफ की बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं जो केवल मांस के लिए साल 2 साल गाय भैंसों को पाले। ऐसा भारत में नहीं होता। दूध की डिमांड ही इन जानवरों को कत्ल खानों तक पहुंचाती है। भारत में एक छवि हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि हम तो दूध के लिए इस्तेमाल किए गए जानवरों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, उन्हें बड़े प्रेम से रखते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी के बाद भी हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि वो मेरे दूर के रिश्तेदार भी गाय भैंस पालते हैं और वो बहुत अच्छा रखते हैं। तो आप पता लगाइए कि अगर वो पिछले 10 सालों से इस व्यापार में है और जब उन्होंने शुरू किया था तब उनके पास 10 जानवर थे, तो क्या आज उनके पास 50, 60, 70 जानवर हैं? और अगर हैं तो क्या उनमें से आधे सांड और बैल हैं? क्या दूध ना देने वाली गाय भैंसें भी हैं? अगर हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो या तो उन्होंने खुला छोड़ दिया या उन्हें कटने के लिए बेच दिया। अब इसमें कोई कह सकता है कि वो तो सभी जानवर गौशालाओं में देकर के आते हैं, तो जैसा मैंने कहा गौशालाओं में भैंसे और उनके बछड़े नहीं मिलेंगे आपको, और उनका क्या होता है उसकी हम डिटेल में चर्चा कर ही चुके हैं। अब मैंने जानवर खुला छोड़ने की बात करी। अगर गाय है तो या तो गौशाला में दे सकते हैं, अगर भैंस है तो कटने के लिए बेच सकते हैं, या फिर उसे खुला छोड़ सकते हैं। अब कहना मुश्किल है कि खुला छोड़ने में और मरने के लिए बेचने में ज़्यादा बुरा क्या है। खुले छोड़े हुए जानवर खाने की तलाश में आसपास लोगों के खेतों में घुस जाते हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आता ऑब्वियसली, और वो जानवरों को सज़ा देते हैं।
या फिर ये जानवर भूखे घूमते रहते हैं, और या फिर ये प्लास्टिक खा लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, और ऐसे या वैसे इस तरीके से या उस तरीके से अक्सर दर्दनाक मौत ही मरते हैं। और यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है कि मुस्लिम ही अधिकतर इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और हिंदू इससे दूर ही रहते हैं, या मुस्लिम ही तो बीफ खाते हैं, पहले उनको बोलो कि बीफ खाना बंद करें तब हम दूध छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे ही बीफ की बात आती है तो माहौल कुछ ऐसा है कि लोग मुस्लिमों का समझकर बीफ और पर्यावरण पर उसके बुरे प्रभावों की बात कर लेते हैं, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहते कि भारत में वही जानवर मारे जा रहे हैं जो असल में दूध के लिए पैदा हुए थे। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ आपके मन में और आ सकती है कि गोबर खाद वगैरह के लिए बूढ़ी गायों को रखना चाहिए। तो इसका जवाब सीधा सा है कि गोबर और गौमूत्र तो जवान गाय भी दे सकती है और वो दूध भी देती है, तो किसी व्यापारी के पास बूढ़ी गाय रखने का कोई कारण नहीं बचता है। वो बूढ़ी गाय को बेचकर दूध देने वाली गाय ले आएगा, इससे उसका डबल फायदा होगा, चाहे जैसे देख लीजिए इसको। तो गौहत्या को पूरी तरह से बंद करने का समाधान एकमात्र यही है कि हम सभी दूध और दूध से बने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ दें। इसके अलावा यहाँ वहाँ तिकड़म लगाने से समस्या बनी रहेगी। जब तक दूध पिया जाएगा तब तक गाय भैंसें मरेंगी, और जितना ज़्यादा दूध पिया जाएगा उतनी ज़्यादा गाय भैंसें मरेंगी। अगर इसे जड़ से ख़त्म करना है तो समाधान केवल और केवल एक है, दूध और दूध से बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार। अब जैसे हमने दूध पीने के पक्ष में 3 तर्क देखे, वैसे ही दूध ना पीने के खिलाफ भी 3 तर्क लोगों के मन में अक्सर आते हैं। पहला ये कि अगर दूध की डिमांड खत्म हो गई तब तो गौहत्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी जो जानवर हैं तबेलों में वो भी कत्ल खाने चले जाएंगे या सभी गाय भैंसें सड़क पर आ जाएगी। तो यहाँ पर समझिए कि कल के कल पूरा भारत दूध छोड़ देगा, ऐसा नहीं होने वाला। 20, 30, 40 साल भी लग सकते हैं धीरे धीरे लोगों को ये बात समझने और दूध छोड़ने में। इसका मतलब बदलाव बहुत धीमी गति से होने वाला है। हाँ बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति को दिखेगा कि दूध का धंधे में फ़ायदा नहीं है तो उसके पास जितने भी जानवर है वो उनको बेच कर या सड़क पे छोड़ के कुछ और करने लगेगा। ये होगा, लेकिन उसके बाद और गाय भैंसें पैदा नहीं होंगी तो सड़क पर नहीं आएंगे और ना ही कटेंगे। अब आपको लगेगा कि ऐसे तो गाय भैंसें विलुप्त हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। हालांकि इन पशुओं की जनसंख्या ज़रूर कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हालात ये है कि गाय एक तरफ दूध दे रही होती है और दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट होती है, और लगभग हमेशा ही प्रेग्नेंट रहती है, जितने भी 4, 5, 6, 7 साल वो जिंदा रहती है कत्ल खाने जाने से पहले। अगर दूध का धंधा बंद हो भी गया तो भी गौशालाओं और अभ्यारण्यों यानी सेंचुरीज में तो गाय रहेंगी, हो सकता है कुछ जंगलों में भी रहे, और ऐसे करके गाय और भैंसें दोनों कम संख्या में या कहें कि एक सीमित संख्या में भारत में रहेंगी। अब हो सकता है इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो कि भाई गायों को उनका स्टेटस गिरा दिया या उनकी जनसंख्या इतनी कम कर दी और अब वो सिर्फ गौशालाओं में और सेंचुरीज में ही पाई जाएंगी। तो देखा जाए तो उनके लिए यही अच्छा है। 30 करोड़ गाय बार बार ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट हो, उनका बच्चा उनसे अलग कर लिया जाए और आखिरी में उन्हें कत्ल खाने भेज दिया जाए। कैसे अच्छा ये नहीं होगा कि 1, 2, 3 करोड़ गाय गौशालाओं और सेंचुरीज में रहें। देखिए, जो नर बछड़ा आज पैदा हो गया है उसका तो भविष्य तय है, भले ही आप आज ही दूध पीना छोड़ दें, उसे तो बूचड़ खाने ही जाना है। दूध छोड़ने के पीछे पूरा लॉजिक ये है कि और नर बछड़े ऐसी परिस्थिति में कम से कम पैदा ना हो। दूध छोड़कर जो पैदा हो गए हैं शायद उन्हें तो आप नहीं बचा पाएंगे, पर गाय भैंसों से हर साल ज़बरदस्ती बच्चा पैदा करवाने के इस चक्र को तोड़ने में आप बहुत बड़ा योगदान देंगे। अगर कल्पना करना ही है तो जो गाय भैंसें पैदा हो गई हैं उनमें से एक सीमित संख्या को गौशालाओं और सेंचुरीज द्वारा बचा लिया जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह होगी कि और गाय भैंसें इस कुचक्र से बच जाएंगी। ना उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जानवर हमेशा प्रेग्नेंट रहने वाला नहीं है जैसा कि उन्हें डेयरी फार्म में किया जाता है, और ना ही वो विलुप्त हो जाएंगे क्योंकि गौशालाएं, सेंचुरीज और जंगल हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा कि भाई गौशालाओं की हालत तो बड़ी ख़राब होती है, वहाँ पर गाय भूखी मरती रहती है। तो देखिए, प्रॉब्लम गायों की कम, मिसमैनेजमेंट की ज़्यादा है, और उस मिसमैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है कि छोटी सी गौशाला में कई सारे जानवर ठूस दिए जाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री लगातार जानवरों को या तो कत्ल खाने बेच रही है या उन्हें सड़क पर छोड़ रही है, और डेयरी इंडस्ट्री के द्वारा छोड़े गए और बेचे गए जानवरों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आज भारत में जितनी गौशालाएं हैं उन सभी को अगर प्रॉपर फंडिंग भी मिलने लग जाए तो भी वो नहीं संभाल पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि बिना दूध को छोड़े गौशालाएं भी हमारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि हर साल करोड़ों गाय भैंसें कटने को जाती हैं। गौशालाएं कितनों को बचाएंगी? और फिलहाल तो गौशालाओं में भैंसें होती ही नहीं हैं, लेकिन अगर दूध छूट जाता है तो गौशालाएं शायद ज़रूर हमारे काम आ सकती है, क्योंकि तब सीमित संख्या में होंगी गाय और भैंसें। दूसरा ख्याल मन में ये आ सकता है कि दूध की डिमांड ना होने पर भी लोग मांस के लिए गाय भैंसों को पालते रहेंगे और दूध छोड़ने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए, ये सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में जानवर पालने वाले लोग कोई बहुत अमीर नहीं है। एक भैंस को 1.5-2 साल तक कोई व्यक्ति तभी रख सकता है जब उसका दूध बेचकर मुनाफा हो रहा हो। बिना दूध के उस जानवर को रखना आर्थिक रूप से व्यवहार्य, इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा। इसमें तो बहुत सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि बंदे को चारे और रखरखाव का खर्चा ही भारी पड़ जाएगा। और अगर इस सब के बाद भी कोई मांस के लिए एक गाय पालता है तो उसको बहुत ज़्यादा दाम पर बेचना होगा, मतलब उसके खरीदार ही नहीं होंगे।
हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे दूध का व्यापार बढ़ने के साथ साथ बीफ का व्यापार बढ़ा है। ठीक उसी प्रकार से जब दूध का व्यापार धीरे धीरे घटेगा तो बीफ का व्यापार टिका रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरा तर्क ये कि दूध से लोगों का घर चलता है। तो देखिए, जैसे जैसे दूध की डिमांड कम होगी, पौधों के दूध की डिमांड बढ़ेगी। सोयाबीन, मूंगफली के दूध घर पर भी बनाए जा सकते हैं और उनसे छोटे बड़े दोनों स्तरों पर व्यापार किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से दूध से दही, पनीर वगैरह भी बन सकता है और उसका भी व्यापार हो सकता है। अब जब वनस्पति दूध की डिमांड बढ़ेगी तो ये सब सोयाबीन, नारियल, मूंगफली वगैरह उगाएगा कौन, और इससे फ़ायदा किसको होगा? किसानों को। अभी सरकार दिल खोलकर डेयरी फार्म के लिए सब्सिडी देती है। जब दूध की डिमांड कम होकर दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो क्या वही पैसा किसानों को दूसरी तरह से समर्थन देने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इसके अलावा जीव भावना जैसी संस्थाएं हैं जो यही काम करती हैं। वो किसानों को पशु उद्योग छोड़कर वीगन, ऑर्गेनिक खेती और दूसरे तरीकों से मुनाफा कमाने में मदद करती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि दूध का व्यापार धीरे धीरे कम होने से किसान भूखे मरने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा। किसानों के पेट पे लात मारने की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इस वीडियो का सार यह है कि अगर हम सच्ची गौ सेवा करना चाहते हैं, अगर हम सच में चाहते हैं कि गौहत्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए और गाय भैंसों को इस पीड़ा से मुक्ति मिले, अगर हम केवल बोल वचन से आगे बढ़कर गौहत्या रोकने के लिए ठोस कदम उठाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले दूध और दूध से बने सभी प्रोडक्ट्स छोड़ना होगा। आज की तारीख में इसके बिना बात नहीं बनने वाली है। दूध इस्तेमाल करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। कैल्शियम हरी सब्जियों में भरपूर है, प्रोटीन दाल, राजमा, सोयाबीन में भरपूर है। लेकिन केवल दूध के कारण करोड़ों गाय भैंसें रोज़ कट रही हैं। बहाने बनाने को हज़ार हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सब खत्म हो तो आप घर